हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आई दृष्टि जो आंख वाली है वो करंट अफेयर्स मार्केट में आ चुकी है। दृष्टि के नाम से है करंट अफेयर्स। आप लोग जाके लेके इसको ले लीजिए मार्केट में और अच्छे से इसको पढ़िए 2 से 3 बार, क्योंकि 14 मई को एग्ज़ाम है। ज़्यादा दिन बचा नहीं हुआ है इस एग्ज़ाम के लिए, तो इसको 2 से 3 बार अच्छे से पढ़िए और हमारे चैनल पर इसको पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, तो अच्छे से इसको देखते रहिए और 2 से 3 बार वीडियो देख के इसको रिवाइज भी करिए, ठीक है। आज इसमें जो पहला टॉपिक रहेगा आपका राष्ट्रीय परिदृश्य रहेगा। इसमें देश की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक घटनाओं एवं विभिन्न मंत्रालयों की घटनाओं पर नजर रहेगा। तो जो इसमें आज पहला है, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल चुका है इस बार। यह चुनाव चिन्ह आरक्षण आवंटन आदेश 1968 के तहत राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु निर्धारण मानदंड इस प्रकार है। जो पहला इसमें है, आप लोग अच्छे से इसको देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनने की चांस 100% है, तो इसको 3 स्टार हम दे रहे हैं, ठीक है। तो लोकसभा या विधानसभा की किसी आम चुनाव में उस राजनीतिक दल को न्यूनतम किन्हीं 4 राज्यों में प्रत्येक राज्य में कुल अवैध मतों के न्यूनतम 6% मत प्राप्त हुए हो और उसने लोकसभा की न्यूनतम 4 सीटें जीती हो। उसके बाद आपका आता है दूसरे नंबर पे, लोकसभा के पिछले आम चुनाव में उस दल के कुल सीटों की न्यूनतम 2% सीटों पर विजय प्राप्त की हो और उस सदन में न्यूनतम 3 राज्यों से दल के प्रत्याशी निर्वाचित हुए हों। तीसरा पॉइंट इसमें, उस राजनीतिक दल को 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय स्टेट या पार्टी के दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। उपरोक्त शर्तों में से किसी एक शर्त को भी पूरा करने पर एक राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के योग्य हो जाते हैं। इसमें और इम्पोर्टेंट इधर नहीं है, इम्पोर्टेंट आपका आ जाएगा इधर। राष्ट्रीय दलों के वर्तमान में संख्या कितना है टोटल? तो टोटल इसमें 6 है। पहला कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INSC, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नाम से, बहुजन समाज पार्टी BSP, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी है CPIM, नेशनल पीपुल्स पार्टी NPP है, आम आदमी पार्टी APP। इसी के अभी हाल ही में दर्जा मिल चुका है राष्ट्रीय दल का। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि जितना राष्ट्रीय दलों की वर्तमान संख्या है, इनकी गठन कब या स्थापना की गई थी? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 में की गई थी। उसके बाद बीजेपी की जो स्थापना हुआ था 1980 में, और बहुजन समाजवादी पार्टी का जो है 1984 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवाद CPI, इसकी जो स्थापना हुआ था 1964 में। उसके बाद नेशनल पीपुल्स पार्टी NPP, इसकी स्थापना जो हुआ है 2013 में। आम आदमी पार्टी, इसका जो स्थापना हुआ था 26 नवंबर 2012 को, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद आपका आता है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ये क्या है? तो एक केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा अपने बजट भाषण में 2022-23 के दौरान वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम BVP की घोषणा की गई थी। इस कार्यक्रम के तहत छिटपुट जनसंख्या, सीमित कनेक्टिविटी एवं अवसंरचना वाले उत्तरी सीमा के सीमावर्ती गांवों को आच्छादित करने की परिकल्पना की गई है, जो अक्सर विकास के लाभ से वंचित किया जाता है। इसमें क्या है कि अमित शाह ने भी हाल ही में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम को लॉन्च किया है और वो गृह मंत्री थे वर्तमान में। इस कार्यक्रम को अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले के एक सीमावर्ती गांव
कीबूती जो है में लॉन्च किया गया है। उल्लेखनीय है कि 15 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी प्रदान की थी। यह केंद्र प्रायोजित योजना है जिसकी मंजूरी वित्त वर्ष 2022, 2023, 2025-26 के लिए प्रदान की गई है। इस योजना के तहत 4 राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड तथा संघ शासित प्रदेश लद्दाख के उत्तरी सीमा से सटे 19 जिलों के 46 ब्लॉकों में 2,967 गांवों को समग्र विकास के लिए शामिल किया गया है। वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान के तहत ग्राम पंचायतों की सहायता से जिला प्रशासन द्वारा निर्मित किया जाएगा। इसके बाद आपका आता है मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा विधानसभा चुनाव है। तो इसको आप लोग को ये देखना है कि यहाँ विधानसभा की सीटें कितना है, बस और कुछ नहीं पूछेगा यहाँ से आयोग। तो जो आपका मेघालय यहाँ विधानसभा की सीटें जो है 60 है, नागालैंड में भी 60 है और त्रिपुरा में भी 60 है। बस इससे ज़्यादा आप लोगों को यहाँ नहीं देखना है। 10वीं मेघालय विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति की तिथि जो है 15 मार्च 2023 को घोषित किया गया था। बस यहाँ से ज़्यादा और क्वेश्चन बनने की चांस नहीं है। इसके बाद आपका आता है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय आवधिक रिपोर्टिंग है जो प्रत्येक राज्य में न्याय प्रणाली के 4 स्तंभों पुलिस, जेल प्रणाली, न्यायपालिका, कानूनी सहायता की क्षमता को मापने के लिए सूचित एकत्र करती है। 4 अप्रैल 2023 को इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2022 जारी की गई है। इस रिपोर्ट का तीसरा संस्करण था। इस रिपोर्ट के अंतर्गत भारतीय राज्यों को न्याय तक पहुंच की उनकी क्षमता के अनुसार रैंक प्रदान की जाती है। जैसे बड़े एवं मध्य आकार के राज्य जो हैं और छोटे राज्य के, जैसे इन राज्यों को 102 संकेतकों के आधार पर श्रेष्ठ या बेस्ट, मध्य या मिडिल, एक खराब श्रेणी में विभाजित किया गया है। 2022 में बड़े राज्यों की रैंकिंग में कर्नाटक जो है 6.38 अंक भारत का श्रेष्ठ राज्य है, जबकि 3.78 अंक के साथ बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश अंतिम पायदान मतलब 18वीं रैंक पर है। तो आप लोग को उत्तर प्रदेश का रैंक याद करना रहेगा कितना है। उत्तर प्रदेश का जो पायदान 18वीं रैंक है इसको आपको अच्छे से देखना होगा। और छोटे राज्यों में जो सिक्किम है 5.01 है और इसके जबकि गोवा जो है 7वें स्थान पर है। यहाँ दिया है आपका। ठीक है, जैसे कर्नाटक है, उसके बाद आपका तमिलनाडु है, यहाँ बिहार, पश्चिम बंगाल, उसके बाद यूपी है। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद आपका आता है MV मतलब गंगा विलास विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज है। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम कब हुआ था? तो 2016 में 12 अप्रैल 2016 को लागू हुआ था। देश में अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस अधिनियम के तहत 111 जलमार्गों मतलब 5 वर्तमान एवं 106 नए को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। देश के 24 राज्यों में विस्तृत इन राष्ट्रीय जलमार्गों की कुल लंबाई 20,275 किलोमीटर है। इन जलमार्गों से जल यातायात में वृद्धि तथा देश के आंतरिक भाग में पर्यटन की गंभीर संभावनाएं विद्यमान है। गंगा विलास इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण प्रयास करता है। 13 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विश्व के सबसे लंबे क्रूज
का उद्घाटन किए हैं। ये कहाँ पर? वाराणसी से हरी झंडी को दिखाकर। इसके बाद आपका आता है ट्रेंड सिटी। ये क्या होता है? तो यह एमवी गंगा विलास क्रूज के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में टेंट सिटी का भी उद्घाटन किया है। इस टेंट सिटी का निर्माण जो है सार्वजनिक निजी भागीदारी के प्रारूप में वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया है। ट्रेड सिटी प्रतिवर्ष अक्टूबर से जून तक संचालित होगी। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में हल्दिया मल्टी मॉडल टर्मिनल का उद्घाटन भी किया है। जलमार्ग विकास परियोजना के तहत विकसित हल्दिया मल्टी मॉडल टर्मिनल की कार्गो हैंडलिंग क्षमता लगभग 3 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिशत है। इसके बाद आपका आता है केरल उच्च न्यायालय, मतलब क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला पहला उच्च न्यायालय बना है। कौन? केरल राज्य। संविधान की 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त कितने 22 क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अभी हाल ही में चंद्रचूड़ ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्णय को, ये भारत के मुख्य न्यायाधीश है, क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित करने पर जोर दिया था। डी.वाई. चंद्रचूड़ ने इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (NLP) द्वारा संचालित प्रौद्योगिकी के उपयोग का सुझाव दिया है। उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करने के लिए न्यायमूर्ति अभय ओका की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। और इसमें क्या है कि फरवरी 2023 में केरल उच्च न्यायालय, मतलब हाई कोर्ट, क्षेत्रीय भाषा मलयालम में निर्णय प्रकाशित करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय बन गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो पहला काम होता है बार बार एग्जाम में वहां से क्वेश्चन पूछता है। केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति साजी पी चाली की खंडपीठ द्वारा दोनों निर्णय दिया गया है। केरल उच्च न्यायालय द्वारा क्षेत्रीय भाषा में मलयालम में प्रकाशित दोनों निर्णय अधोलिखित है। इसके बाद आपका आता है निर्वाचन आयुक्त की पर उच्चतम न्यायालय की निर्णय किया है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त संविधान किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल जो है आपका 324(2) के अंतर्गत आता है। कार्यक्षेत्र के अधीन आती है। संविधान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कोई विशिष्ट विधायी प्रक्रिया वर्णित नहीं है। अब तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त एक निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने अपने एक ऐतिहासिक निर्णय में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के संबंध में अहम फैसला सुनाया है। इसमें यह कहा है कि न्यायालय के अपने निर्णय में यह कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति जो है एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अब पहले ये नहीं था, पहले कहा था तो मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। इस बार और लोकसभा में विपक्ष का नेता उपलब्ध न होने पर सबसे अधिक जनप्रतिनिधियों वाले विपक्षी दल का नेता इस समिति या समिति का सदस्य होगा। जब तक संसद संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल या 324(2) के अधीन कोई विधि नहीं बना लेती, तब तक उपयुक्त दिशा निर्देश मतलब जारी प्रभावी रहेगा।
5 सदस्यीय संविधान पीठ की अध्यक्षता जो है न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ ने की थी। अब पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय तथा न्यायमूर्ति सी.टी. रविश कुमार शामिल थे। इसके बाद आपका आता है एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2022। इसमें क्या है, असर का पूर्ण रूप से मतलब एक रिपोर्ट गैर सरकारी शिक्षण संगठन प्रथम द्वारा जारी किया जाता है। भारत के लगभग सभी ग्रामीण जिलों में वर्ष 2005 से यह सर्वेक्षण संचालित किया जा रहा है। इसके माध्यम से यह जांच की जाती है कि ग्रामीण भारत के कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं और कितने बच्चे आसान पाठ पढ़ जाने पर बुनियादी गणित करने की सक्षम है। जो रिपोर्ट की ग्रामीण भारत के 3 से लेकर 16 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की नामांकन स्थिति दर्ज की गई है। इसके साथ ही यह रिपोर्ट 15 से लेकर 16 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को की पढ़ने और गणित करने की बुनियादी क्षमताओं पर केंद्रित है। असर 2022 में भारत के 616 जिले के कुल 19,060 गांवों में शामिल किया गया था। जैसे मध्य प्रदेश में जो आपका 17%, उत्तर प्रदेश में 15% और छत्तीसगढ़ में 11.2%। तो आपको यूपी वाला याद करना पड़ेगा। हुब्बुल या हुब्बुली जंक्शन विश्व का सबसे लंबा रेल प्लेटफॉर्म बन चुका है। इसमें ये कहाँ पर है, तो यह है श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुब्बुल जंक्शन। मान्यता SSM हुब्बुली जंक्शन के नाम से जाना जाता है। वर्ष 2015 में हुब्बुली जंक्शन का नाम बदलकर हुब्बुली जंक्शन कर दिया गया है। ये क्या है कि जो रेलवे प्लेटफॉर्म है एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज हो गया इसका। और 12 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस प्लेटफार्म का उद्घाटन किया है। इसकी लंबाई कितना है, तो 15,007 मीटर है। इससे पहले किताब किसको मिला था, तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले को गोरखपुर रेलवे स्टेशन स्थित प्लेटफार्म नाम था, जिसकी लंबाई कितना था, 1366.33 मीटर है। और इसका कितना है, 15,507 मीटर है। ठीक है, तो एक लाइन में इसको हम देख लीजिए कहाँ कहाँ का प्लेटफॉर्म सबसे लंबा। जैसे हुब्बुली जंक्शन कहाँ पर पड़ता है, कर्नाटक में, इसका 1507 मीटर है। वहीं गोरखपुर जंक्शन का उत्तर प्रदेश में पड़ता है 1366.33 है। कोल्लम जंक्शन ये कहाँ पर, केरल में 1180 है। उसके बाद स्टेट स्ट्रीट सबवे मतलब शिकागो अमेरिका में है, जो 1067.1 है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है विदिशा। 5G तकनीक लागू करने का पहला आकांक्षी जिला इसको प्राप्त हुआ है। अब विदिशा कहाँ पर है, तो MP में है। देश के 112 सर्वाधिक अल्प विकसित जिला को तीव्र एवं प्रभावी तरीके से रूपांतरित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2018 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम को लॉन्च किया था। 112 आकांक्षी जिलों में उत्तर प्रदेश को 8 जिले मतलब पहला जो है बहराइच, दूसरा बलरामपुर, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और सोनभद्र को शामिल किया गया है। किसमें, 5G टेक्नोलॉजी। इसके बाद आपका आता है कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है। भारत के संविधान के लागू होने के 70 वर्ष से अधिक समय बाद भी अधिकतर नागरिक इसके मूल्यों एवं दस्तावेज में समाहित गहन संकल्पों से परिचित नहीं है। अंततः संविधान के संदेश के प्रसार के उद्देश्य से सिविल सोसाइटी संगठनों द्वारा या सरकारी एजेंसियों आदि ने सरल, सहज एवं लोकप्रिय क्रियाकलाप आधारित पहलों को लॉन्च किया है, ताकि
नागरिकों को राष्ट्र निर्माण में योगदान हेतु सक्षम बनाए जा सके। 14 जनवरी 2023 को केरल के कोल्लम को भारत का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया। तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो पहला कुछ भी होता है तो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। यह घोषणा केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन द्वारा की गई है। कोल्लम की यह उपलब्धि जो है संविधान साक्षरता अभियान द सिटीजन 2022 का परिणाम है। इसके बाद आपका आता है राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2047 तक भारत को एक ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में रूपांतरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें पेट्रोलियम जीवाश्म आधारित उत्पादों के विकल्प के रूप में हरित हाइड्रोजन एवं सक्रिय भूमिका निभाएगा। साथ ही भारत ने वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। 4 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। मिशन 2030 तक निम्न संभावित परिणाम अपेक्षित है और देश के लगभग 125 गीगावाट की समृद्ध अक्षय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के साथ प्रतिवर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास होगा। और वार्षिक ग्रीन हाउस जो है उत्सर्जन में लगभग 50 मिलियन मीट्रिक टन की कमी होगी। और राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य क्या है? तो भारत को विश्व में ग्रीन हाइड्रोजन का अग्रणी उत्पादक एवं आपूर्तिकर्ता बनाना है। जैसे आयाती जीवाश्म ईंधन को निर्भरता में कमी, स्वदेशी विनिर्माण क्षमता का विकास, उद्योग के लिए निवेश और व्यापार अवसरों को आकर्षित करना, रोजगार एवं आर्थिक विकास के अवसर पर पैदा करना, अनुसंधान एवं विकास RD परियोजना का समर्थन करना है। इसके बाद आपका आता है वायनाड सभी जनजाति लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला पहला जिला। अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित सभी नागरिकों को बुनियादी दस्तावेजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अच्छे भी कैंपेन फॉर डॉक्यूमेंट डिजिटलाइजेशन मतलब ABCD नामक अभियान केरल के वायनाड जिला प्रशासन द्वारा संचालित किया गया था। इन दस्तावेजों को डिजिलॉकर के माध्यम से डिजिलीकृत किया गया है, जिससे भौतिक दस्तावेजों के खोने या नष्ट होने की स्थिति में लाभार्थी उन्हें आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। तो इसमें जो आपका है केरल के वायनाड जिला जो है सभी जनजाति लोगों को बुनियादी दस्तावेज और सुविधाएं प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बन चुका है। बस इतना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है भारत की सबसे लंबी स्केप टनल। एक क्या है, जम्मू कश्मीर को एक वैकल्पिक और विश्वसनीय परिवहन प्रणाली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार ने उधमपुर से बारामूला तक 272 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन के निर्माण की योजना तैयार की है। जिसमें 2002 में इस परियोजना का राष्ट्रीय परियोजना या नेशनल प्रोजेक्ट घोषित किया गया है। उधमपुर से बारामूला तक की दूरी जो है 272 किलोमीटर है, जिससे निम्न 4 खंडों में विभाजित किया जाता है। पहला खंड जो है उधमपुर से कटरा है, दूसरा कटरा से बनिहाल और तीसरा जो है बनिहाल से काजीकुंड, चौथा से काजीगुंड बारामूला है। ये परियोजना के अंतर्गत अत्यधिक विषम असमतल तथा पर्वतीय भूभाग में बड़ी संख्या में बुजुर्गों एवं पुलों को निर्माण शामिल है। इसके बाद आपका आता है तमिलनाडु मतलब स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य घोषित हो चुका है। कौन सा? तमिलनाडु राज्य। वर्ष 2021-22 के बजट भाषण के दौरान तमिलनाडु सरकार ने
500 करोड़ रुपए की कुल परिव्यय के साथ जलवायु परिवर्तन अनुकूल और समन गतिविधियों को शुरू करने के लिए तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की गई है। इसमें जो तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी की स्थापना की गई है। देश का पहला राज्य बन चुका है। इस मिशन को शुरू करने की घोषणा जो है राज्य के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन द्वारा तमिलनाडु क्लाइमेट समिट के दौरान की गई है। तमिलनाडु क्लाइमेट समिट का आयोजन 8 से 9 दिसंबर 2022 को चेन्नई में किया गया है। और जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय मिशन 30 जून 2008 को भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज को लॉन्च किया था, जिसमें जलवायु परिवर्तन पर 8 राष्ट्रीय मिशन को शामिल किया गया है। और 8 जो राष्ट्रीय मिशन आप लोग थोड़ा सा इसको इस साइड स्क्रीन मार के देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपका आता है धर्मदम, मतलब भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र कहाँ पर है? केरल के कुन्नूर जिले में स्थित है। 140 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। केरल विधानसभा चुनाव 2021 में यहाँ से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी मतलब CPI के पिनराई विजयन ने केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री विधायक के रूप में वो निर्वाचित हुए थे। हालांकि एक जन संगठन मतलब पीपुल्स मिशन फॉर सोशल डेवलपमेंट की सहायता से शेष 63 वार्डों में भी पुस्तकालय स्थापित करने का कार्य पूर्ण हो गया है। पुथुवाइल नारायण पीयन मतलब पडिक्कर को केरल में पुस्तकालय आंदोलन के जनक के रूप में भी जाना जाता है। विश्व का पहला पाम लीफ मतलब पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ पर है? तो हाल ही में केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में विश्व के पहले ताड़ के पत्तों की पांडुलिपि संग्रहालय शुभारंभ किया गया है। और संग्रहालय में 187 पांडुलिपियों का संग्रह किया गया है, जो प्राथमिक स्रोतों पर आधारित कहानियों का विवरण प्रदान करती है। संग्रहालय पूर्ववर्ती त्रावणकोर साम्राज्य के जटिल भूमि प्रबंधन, ऐतिहासिक घोषणाओं और अंतर्राष्ट्रीय समझौते के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। इसके बाद आपका आता है भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र क्या है? तो तरल अपशिष्ट ऊर्जा जल अपवाह और मानव गतिविधियों से उत्पन्न जल का दूषित रूप है। इसे सीवेज भी कहा जाता है। 18 जनवरी 2023 को तिरुपति नगर कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में फाइटोरिड तकनीक पर आधारित देश के सबसे बड़े तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। इस तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र को तिरुपति स्थित विनायक सागर झील के जल के पुनः उपयोग उद्देश्य स्थापित की गई है। एशिया के सबसे बड़े सीवेज उपचार संयंत्र का निर्माण कहाँ पर हुआ? दिल्ली में किया गया है। 564 मिलियन लीटर प्रतिदिन MLD क्षमता के इस अखोला सीवरेज उपचार संयंत्र का निर्माण यमुना कार्य योजना 3 के तहत किया जा रहा है। हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत पहला सौर संयंत्र है। 11 जनवरी 2023 को मुंबई स्थित एक आवासीय सोसाइटी विवेरिया कॉन्डोमिनियम के माध्यम से एक समझौता हस्तांतरित किया गया है। यह समझौता उपयुक्त आवासीय सोसाइटी को स्वच्छ ऊर्जा की आपूर्ति से संबंधित है और उपयुक्त भारत के पहले ग्रुप कैंट्यू सौर संयंत्र की स्थापना की जाएगी। इसके बाद आपका आता है केरल, मतलब देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य घोषित हो चुका है। कौन? केरल राज्य। क्योंकि डिजिटल बैंकिंग किसी व्यक्ति को बैंक शाखा में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए बिना
24/7 सभी पारंपरिक बैंकिंग गतिविधियों तक स्वतंत्र रूप से पहुंचने की सुविधा देती है। 7 जनवरी 2023 को केरल सभी पात्र खातों में डिजिटल बैंकिंग को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यह घोषणा राज्य के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा की गई है। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के अनुसार राज्य में अब मात्र या पात्र सभी 3.76 करोड़ खातों में कम से कम एक सेवा का उत्पादन डिजिटल रूप में उपलब्ध है। केरल द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार और गहनता योजना के अंतर्गत इस कदम को लागू किया गया है। और केरल का पहला जिला बनाया गया जो है त्रिशूर। ठीक है। स्मार्ट कार्यक्रम क्या है? स्मार्ट कार्यक्रम जो है स्कोप फॉर मिनिस्ट्री आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स। इस पहल के अंतर्गत ऑस्टियो आर्थराइटिस, आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, डिस्लिपिडोमिया, रूमेटायड आर्थराइटिस, मोटापा, मधुमेह, मेलिटस, सोराइसिस आदि में नवीन अनुसंधान विचारों पर बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। कौन सा? तो स्मार्ट कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है इसकी वजह से। आयुष मंत्रालय के अधीनस्थ ये प्रमुख संस्थान है। इसके उद्देश्य जो है चिकित्सक शोध या नैदानिक संधान में व्यापक बदलाव लाना है। सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 भारत के राज्य और जिले, तो जो इसमें इंपॉर्टेंट है यही आप थोड़ा देख लीजिए। जैसे SPI 2022 मतलब स्तर 1, स्तर 2, स्तर 3 के रूप में बांटा गया है। इसमें टीयर 1 जो है आपका शामिल राज्य केंद्र शासित प्रदेश, जैसे पहला रैंक पे पुडुचेरी, उसके बाद लक्षद्वीप है, गोवा है। और स्तर 2 मतलब टीयर 2 में कौन सा देश पहला के स्थान पर है? तो वो आपका है जम्मू कश्मीर, पंजाब और दादर एवं नगर हवेली एवं दमन दीव। अब टीयर 5 मतलब स्तर 5 पे शामिल किए गए राज्य के अनुसार प्रदेश कौन पहले स्थान पर है? इसमें आपका उत्तर प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा और मध्य में। यही आपको उत्तर प्रदेश वाला याद करना पड़ेगा कि स्तर 5 या टीयर 5 शामिल राज्यों में सबसे ऊपर पायदान पर कौन सा राज्य है? तो ये आपका है उत्तर प्रदेश। देश के कुल 58 जिले स्तर 1 में अत्यधिक उच्च सामाजिक प्रगति में शामिल किया गया है। देश में सर्वाधिक SPI स्कोर जो है आइजोल मिजोरम को प्राप्त हुआ है। बिहार के 27 जबकि उत्तर प्रदेश के 14 जिले स्तर 6 मतलब टीयर 6 अत्यधिक निम्न सामाजिक प्रगति श्रेणी में शामिल की गई है। उसके बाद आपका आता है नमामि गंगे। पहल को संयुक्त राष्ट्र की मान्यता प्राप्त हो चुकी है। तो नमामि गंगे कार्यक्रम जो है एकीकृत संरक्षण मिशन है, जिसने जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित किया गया था। इस कार्यक्रम को 2 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला क्या है? राष्ट्रीय नदी में गंगा में प्रदूषण का प्रभावी उपशमन, और दूसरा है राष्ट्रीय नदी गंगा का संरक्षण और पुनरुद्धार। 100% केंद्र सरकार को वित्त पर आधारित कार्यक्रम है। मूलतः नमामि गंगे कार्यक्रम की अवधि जून 2014 से लेकर 31 मार्च 2021 तक निर्धारित थी। हालांकि भविष्य में इस कार्यक्रम की गंगे मिशन सेकेंड को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। यह मिशन 2026 तक प्रभावी रहेगा। इसके बाद आपका आता है गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव। अब गुजरात की जो 14वीं विधानसभा कार्यक्रम है वो 13वीं विधानसभा कार्यकाल की समाप्ति तिथि 8 जनवरी 2023 को निर्धारित की गई है। और इसमें जो पहला चुनाव गुजरात हुआ है, इसमें जो गुजरात और हिमाचल प्रदेश, इसमें बहुत पूछेगा, आपको सीट पूछेगा। इसे जो गुजरात का है वो सीटें कितना है? तो गुजरात में 182 विधानसभा की सीटें हैं और हिमाचल प्रदेश में जो है 68 सीटें। बस, इससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं। ठीक है,
बस, इससे ज़्यादा आप लोग पढ़िए मत। वहाँ का ये देख लीजिए मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन से हैं, ठीक है। इसमें जो है देखिए, यहाँ भारतीय जनता पार्टी को 156 सीटें प्राप्त हुए थे और प्रतिशत में 52.50। वहीं दूसरी पार्टी जो थी भारतीय कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी 17 सीटें और 27.828 है। आम आदमी पार्टी को 5 सीटें वहां से मिली थी। इसके बाद आपका आता है हिमालयी याक को खाद्य पशु का दर्जा। तो पालतू याक वैज्ञानिक नाम अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाला पशु है, जिसमें बाइसन, भैंस और मवेशी आदि शामिल है। ये भारतीय उपमहाद्वीप के हिमालयी क्षेत्र, तिब्बती पठार तथा मंगोलिया आदि में पाए जाते हैं। भारत में यह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड में पाए जाते हैं। 20वीं पशुधन गणना 2029 के अनुसार भारत में लगभग 58,000 याक हैं। यह संख्या वर्ष 2012 में आयोजित पिछली पशुधन गणना से लगभग 24.67% कम है। इसके बाद आपका आता है प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नर आयुक्त प्रणाली शुरू की गई है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत पुलिस को राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है। परंपरागत पुलिसिंग व्यवस्था में जिले की पुलिस एवं नियंत्रण के लिए जिलाधिकारी एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के पास कार्यकलाप मजिस्ट्रेट की शक्तियां निहित होती है। वही पुलिस कमिश्नर आयुक्त प्रणाली में यह शक्तियां कमिश्नर के पास होती है। 25 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने मंत्रिमंडल द्वारा राज्य के 3 नए जिलों में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया। एक पूछने की चांस ज्यादा है, प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नर आयुक्त है। इसमें देख लीजिए कहाँ कहाँ पर है। तो जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस आयुक्त प्रणाली कहाँ कहाँ, जैसे लखनऊ में 2020 में लागू हुआ था, गौतम बुद्ध नगर 2020 में, कानपुर में 2021 में लागू हुआ था, वाराणसी में 2021 में, गाजियाबाद 2022 में, आगरा 2022 में और प्रयागराज में 2022 में। मतलब कुल 7 उत्तर प्रदेश पुलिस आयुक्त प्रणाली है। स्टैचू ऑफ प्राइवेटी मतलब कैंपे गौड़ा, मतलब फर्स्ट जो है केपे गौड़ा प्रथम विजयनगर साम्राज्य के अधीन 16वीं शताब्दी के एक सामंतवादी शासक थे। इन्हें स्थानीय रूप से नाट प्रभु केपे गौड़ा के नाम से भी जाना जाता है। यह आधुनिक बेंगलुरु, वर्तमान बेंगलुरु का संस्थापक माना जाता है। यह प्रतिमा जो है बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, केपे गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के परिसर में स्थित है। यह नाट प्रभु केपे गौड़ा की कांस्य की प्रतिमा है और इस प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? 108 फीट ऊंचा है। इस प्रतिमा के शिल्पकार जो है रामवी सुतार हैं। उल्लेखनीय है कि श्री सुतार ने गुजरात स्थित विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा 182 मीटर स्टैचू ऑफ यूनिटी को भी डिजाइन किया था। स्टैचू ऑफ प्राइवेटी को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में लंदन में शामिल किया गया है। इसके बाद स्टैचू ऑफ बिलीफ, इसको देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनने की चांस ज्यादा होती है। जैसे राजस्थान में है स्टैचू ऑफ बिलीफ, भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा ये है। ये कहाँ पर है? राजस्थान में है। और कितनी फीट की लंबाई है? तो ये प्रतिमा की ऊंचाई जो 369 फीट मीटर है। उसके बाद आपका था स्टैचू ऑफ पीस, ये कहाँ पर है? स्टैचू ऑफ पीस ये भी राजस्थान के जैतरपुरा स्थित विजय वल्लभ साधना केंद्र में स्थापित की गई है। और 16 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ पीस का उद्घाटन किया था। यह जैनाचार्य विजय वल्लभ श्रीवर श्री महाराज 1954 की प्रतिमा है। इसकी जो ऊंचाई 151 इंच है। इसके बाद आपका आता है
स्टैचू ऑफ इक्वलिटी ये कहाँ पर है? तो ये आपका है हैदराबाद में। ये प्रतिमा शमशाबाद हैदराबाद तेलंगाना स्थित त्रिरंडी चिन्ना सीयर स्वामी आश्रम में स्थापित किया गया है। यह स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो है 11वीं शताब्दी के महान दार्शनिक चिंतक एवं भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। इसकी लंबाई कितना है? तो जो ऊंचाई इसकी है 216 फीट है। और यह प्रतिमा पंच लोहा मतलब 5 धातुओं का संयोजन से निर्मित की गई है। यह 5 धातुएं कौन कौन सी है? तो स्वर्ण, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी बैठी हुई मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसके बाद आपका आता है स्टैचू ऑफ डिग्निटी, मतलब ये अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश के योगी मुख्यमंत्री हैं जो आदित्यनाथ अयोध्या जनपद में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया है। यह प्रतिमा हैदराबाद में स्थापित स्वामी रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी की गई है और 4 फीट ऊंची यह प्रतिमा। अब इसके बाद स्टैचू ऑफ पीस मतलब जम्मू एवं कश्मीर में है। जुलाई 2022 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थापित स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया गया था और श्रीनगर में स्थापित इस प्रतिमा को स्टैचू ऑफ पीस प्रतिमा का अनावरण किया गया है। 4 फीट ऊंची यह प्रतिमा शुद्ध सफेद मकराना संगमरमर द्वारा निर्मित किया गया है। इसकी जो प्रतिमा का वजन है वो लगभग 600 किग्रा है। इसके बाद आपका आता है उत्तर प्रदेश का पहला ईट राइट स्टेशन कहाँ पर है? तो इसका जो है 7 नवंबर 2022 को प्रयागराज रेलवे स्टेशन प्रयागराज को भारतीय खाद्य सुरक्षा या संरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्रदान किया गया है। यह करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला और उत्तर मध्य रेलवे एनसीआर का तीसरा रेलवे स्टेशन है। इसके पूर्व उत्तर मध्य रेलवे को 2 रेलवे स्टेशन जैसे ग्वालियर और डबरा रेलवे स्टेशन को यह प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है। 14 नवंबर 2022 को उत्तर मध्य रेलवे के डभौरा रेलवे स्टेशन रीवा मतलब मध्य प्रदेश को तथा दिसंबर 2022 में कानपुर रेलवे स्टेशन को भी ईट राइट प्रमाण प्रदान किया गया है। इसके बाद आपका आता है प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक। ऐसे पादप पोषक तत्व जिनका उत्पादन वाणिज्यिक रूप से अकार्बनिक रसायनों से किया जाता है। भारत में सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाले उर्वरक मतलब यूरिया का मूल्य केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित होता है। उत्पादक कंपनियों यूरिया को एक निश्चित एमआरपी पर बेचती है जो उत्पादन लागत का मात्र 10 से 20% तक होता है। विशेष जो शेष है 80 से 90% तक उत्पादन लागत केंद्र सरकार उत्पादकों को सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराती है। इसके बाद आपका आता है 17 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री ने भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक का शुभारंभ किया है। अब भारत यूरिया बैग का भी लॉन्च किया गया है। इसके बाद अंतर्गत उर्वरकों के लिए एक ही ब्रांड और लोगो का उपयोग किया जाएगा। जैसे एक राष्ट्र के एक उर्वरक मतलब इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी वाले उर्वरक पूरे देश में एक ही ब्रांड नाम जिसे भारत के तहत प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद आपका आता है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 अभी हाल ही में जारी किया गया चौथा संस्करण है। तो ये आपका 7वां संस्करण जारी की गई है। पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा वार्षिक रिपोर्ट पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 को प्रकाशित किया गया है। जो इसमें स्थान है आपका बड़े राज्य के रूप में तो ये आपका हरियाणा, उसके बाद तमिलनाडु,
केरल है। अब 5 छोटे राज्यों में जैसे पहला राज्य है सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का स्थान है। इस श्रेणी में नागालैंड ने 0.3104 के समग्र स्कोर के साथ अंतिम स्थान 10वें में हासिल किया गया है। उत्तर प्रदेश को बड़े राज्यों की श्रेणी के तहत शामिल किया गया है, तो हम लोगों को यही उत्तर प्रदेश का अच्छे से देखना होगा। सूचकांक में उत्तर प्रदेश ने गत वर्ष की तुलना में अपनी रैंक में सुधार करते हुए 0.5201 के समग्र स्कोर के साथ 12वां स्थान हासिल किया गया है। इसके बाद आपका आता है हिमाचल प्रदेश। 2 जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। पनबिजली परियोजनाओं की उनको आकार के आमतौर पर 2 खंडों में वर्गीकृत किया जाता है, जैसे छोटी या बड़े जल विद्युत परियोजनाओं। भारत में 25 मेगावाट उससे कम क्षमता की पनबिजली परियोजना की छोटे जल विद्युत परियोजनाओं में के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जैसे सूक्ष्म जैसे माइक्रो 100 किलोवाट तक है, और वहीं लघु मतलब मीडियम 108 किलोवाट का है, और छोटे स्मॉल मतलब 2 किलोवाट का। इसके अतिरिक्त 500 मेगावाट उनसे अधिक स्थापित क्षमता की लघु जल विद्युत परियोजनाओं को बृहद परियोजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके बाद आपका आता है भारत में जल विद्युत क्षमता। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के अनुसार मार्च 2023 तक भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता जो है जीवाश्म गैर जीवाश्म है, और जिसमें छोटी जल विद्युत क्षमता है 4943 मेगावाट कुल स्थापित विद्युत क्षमता का 1.2% है, और वहीं बृहद जल विद्युत क्षमता जो है कुल स्थापित विद्युत क्षमता का 11.4% है। इसके बाद आपका आता है बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला। 14वां सबसे बड़ा उद्योग है। विश्व भर में निर्यात की जाने वाली कुल औषधियों दवाओं में भारत का योगदान 3.5% का है। हालांकि इन उपलब्धियों के बावजूद भारत कुछ मूलभूत कच्चे माल यथा बल्क ड्रग्स के आयात हेतु अन्य देशों पर निर्भर करता है। इसके बाद आपका 13 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हिमाचल प्रदेश को ऊना में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है। इसके बाद मडेरा मतलब पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव है मडेरा गांव। ये कहाँ पर पड़ता है? तो गुजरात में मेहसाणा जिले में स्थित है यह गांव। यहाँ स्थित सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर रुपेर नदी की सहायता नदी पुष्पावती के तट पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण है 1026 लेकर 27 ईस्वी में चालुक्य वंश के राजा श्री भीम प्रथम के शासन के दौरान किया गया था। उल्लेखनीय है कि मढोरा को मढेरामपुरा एवं मुंडेरा आदि नामों से भी जाना जाता है। तो आप लोग जो यहाँ की हिस्ट्री है थोड़ा इसको देख लीजिएगा, क्योंकि चालुक्य वंश के राजा भीम प्रथम ने शासन के दौरान किया गया था। उल्लेखनीय कि मढेरा का शहरीकरण सूर्यग्राम परियोजना के तहत किया गया है। इसके बाद आपका आता है स्वच्छ ही सेवा 2022 सुजल 1.2 तथा 2.0 अवार्ड है। स्वच्छता ही सेवा देश में स्वच्छता का स्तर बनाए रखने के लिए जनता द्वारा श्रम दान देने वाले एक पाक्षिक अभियान है। इस अभियान का आयोजन प्रतिवर्ष 15 सितंबर से 2 अक्टूबर के दौरान किया जाता है। 100 दिवसीय सुजलम अभियान की केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 25 अगस्त 2021 को आरंभ किया गया था। इस अभियान का उद्देश्य 1 मिलियन सोख्ता गुड्डों के निर्माण और अन्य धूसर जल प्रबंधन गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर अधिक से अधिक ओडीपी प्लस गांवों का सृजन करना है। इसमें जो आपका स्वच्छ ही सेवा मतलब इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पहले स्थान पर रैंक पे कौन सा है? तो है कर्नाटक, उसके बाद बिहार और लक्षद्वीप।
स्विट्जरलैंड शीर्ष राज्य में पहले स्थान पर कौन सा, जो पॉइंट 1 है, तो पॉइंट 1 में जो आपका है पहले राज्य में मध्य प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र, तेलंगाना। और स्विट्जरलैंड 2.0 पे पहले स्थान कौन सा है, तो कर्नाटक, तेलंगाना और उड़ीसा राज्य है। इसके बाद आपका आता है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग 2018 से स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण SSG को संचालित कर रहा है। 2 अक्टूबर 2022 को स्वच्छ भारत दिवस 2022 के अवसर पर स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण रिपोर्ट जारी करता। तो रिपोर्ट से एक क्वेश्चन आयोग पूछता है, आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिएगा। यह सर्वेक्षण पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा पूर्ण किया गया है। इस सर्वेक्षण में देश भर के 33 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों या केंद्र शासित प्रदेशों चंडीगढ़, दिल्ली और लक्षद्वीप को छोड़कर 709 जिलों में 17,559 गांवों को शामिल किया गया है, जो इसमें पहले स्थान पर पायदान पे हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के राष्ट्रीय स्तर पर छठी बार इंदौर को भारत का सबसे स्वच्छ भारत घोषित किया गया है। और शीर्ष 10 शहरों की रैंकिंग में 1 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी, जैसे पहले स्थान जो है इंदौर है, कहाँ पर पड़ता है, MP में। ये 6 बार लगातार स्वच्छ सर्वेक्षण के लिस्ट में पहले पायदान पर आ रहा है। दूसरा है सूरत, तीसरा है नवी मुंबई, चौथा आपका विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, 5वां विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, 6वां भोपाल मध्य प्रदेश में, 7वां तिरुपति आंध्र प्रदेश में, 8वां है मैसूरी कर्नाटक, 9वां नई दिल्ली, 10वां है अंबिकापुर, कहाँ पर पड़ता है, छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ठीक है। इसके बाद आपका आता है भारत पर्यटन सांख्यिकी 2022। 27 सितंबर 2022 को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारत पर्यटन सांख्यिकी 2022 नामक रिपोर्ट जारी की है। ये आंकड़े पर्यटन मंत्रालय के अधीन वार्षिक आधार पर जारी किए जाते हैं। इस रिपोर्ट का 63वां संस्करण है। यह रिपोर्ट अंतर्गामी और बहिर्गामी पर्यटन के माध्यम से विदेशी मुद्रा या घरेलू तथा विदेशी पर्यटन मंत्रालय आदि से संबंधित है। इसके बाद आपका आता है 7 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आए हैं, जिसमें से 1.52% जो है मिलियन विदेशी पर्यटक और 5.48 मिलियन प्रवासी भारतीय हैं। इसमें जो पहले पायदान पर आपके हैं USA 28.15% भाग है, दूसरे स्थान पर बांग्लादेश है, तीसरे पे UK, चौथे स्थान में कनाडा है और 5वें स्थान पर आपका है नेपाल। वर्ष 2021 के दौरान भारतीय नागरिकों के लिए 5 शीर्ष कौन कौन से संयुक्त अरब अमीरात है, उसके बाद USA, कतर, ओमान और UK है। इसके बाद आपका आता है विदेशी पर्यटक आगमनों की संख्या में शीर्ष स्थान पर कौन से हैं, तो 10 राज्य की केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिशत एक लिस्ट है। इसमें जो पहले पायदान पे है आपका पंजाब जो है आपका 29.22% और महाराष्ट्र 17.60% है और दिल्ली है 9.50% और कर्नाटक 6.87% है। उसके बाद घरेलू पर्यटक यात्राओं में शीर्ष 10 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की प्रतिशत हिस्सेदारी में, उसमें उत्तर प्रदेश का 16.19% है, वहीं तमिलनाडु का 17.2% है, उसके बाद कर्नाटक का 12.00% है। भारत भ्रमण वर्ष 2023 31 जनवरी 2023 को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा भारत भ्रमण वर्ष 2023 पहल को लॉन्च किया गया है। उल्लेखनीय है कि पर्यटन मंत्रालय 2023 को भारत भ्रमण वर्ष के रूप में माना रहा है। इस पहल के तहत देश के विभिन्न पर्यटक स्थलों के महत्व को प्रदर्शित करने के लिए भारत अंतर्देशीय यात्रा पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसके बाद आपका आता है PM श्री स्कूल योजना। ये क्या है, तो ये एक प्रकार का मंत्रिमंडल ने नई केंद्र शासित प्रायोजित योजना PM को मंजूरी प्रदान की गई है।
यह स्कूल आदर्श नमूना स्कूल के रूप से कार्यक्रम करेंगे और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सभी घटकों को प्रदर्शित करेंगे। इसके तहत मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस ये क्या है? 19 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के अडालज स्थित प्रिया मंदिर में मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य गुजरात में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाना है। इस मिशन की परिकल्पना कितना है? 10,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ की गई है। यह मिशन विश्व बैंक द्वारा आंशिक रूप से वित्त पोषित है। नमस्ते योजना क्या है? तो हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 दिसंबर 2013 से प्रभावी है। सफाई मित्र सुरक्षित घोषित कर 2024 तक। नमस्ते का पूर्ण रूप क्या है? तो मिशनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई। यह एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है। ये योजना सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्रालय और आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। नमस्ते योजना के वर्तमान चरण में 500 शहरों अमृत शहरों को कवर करते हुए को शामिल किया गया है। इसके बाद आपका आता है मांडला मतलब पहला कार्यक्रम रूप से साक्षर जिला। यूनेस्को के अनुसार कार्यक्रम साक्षरता किसी व्यक्ति की उन सभी गतिविधियों में संलग्न होने की क्षमता को संदर्भित करती है जिसमें उसके समूह के समुदाय के प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए साक्षरता की आवश्यकता होती है। 15 अगस्त 2022 को मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल जिला मंडला कार्यक्रम रूप से पूर्ण साक्षर जिला घोषित किया गया है। मंडला जिले के पुरुष साक्षरता दर 7.5% तथा महिला साक्षरता दर 56.4% थी। भारत सरकार द्वारा देश में साक्षरता दर बढ़ाने के लिए किए गए प्रयास सर्व शिक्षा अभियान 2001 से लेकर 2002 तक है। वयस्क साक्षरता में वृद्धि के लिए साक्षर भारत मिशन की शुरुआत वर्ष 2009 में समग्र शिक्षा योजना के वित्त वर्ष 2025 से लेकर 26 तक के लिए लागू राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम वन भारत साक्षरता कार्यक्रम के वित्त वर्ष 2022 और 27 तक अवधि को मंजूरी प्रदान की गई है। इसके बाद आपका आता है स्माइल 75। तो ये आपको अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। यहीं तक पहले पार्ट में पहले वीडियो में पढ़ा चुके हैं ये चीज़ें। तो दूसरे कल वीडियो दूसरा आएगा। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जो भी सुझाव आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।